गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम जो चैप्टर हमने पिछले वीडियो में जिसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज हम उसके सेकंड पार्ट में जो है तीसरा पैराग्राफ, कविता का तीसरा पैराग्राफ, थर्ड स्ट्रेंजर, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट का नाम था घर की याद। तीसरा स्ट्रेंजर है इसका। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुग्दर हिला लेकर मुठ उनकी मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, नजर उनको पड़े होंगे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। ये उस समय का कवि ने वर्णन किया है जब वह अपने माता पिता के बारे में बता रहा था कि पहले वाले में उसने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में उसने अपने भाई बहनों के बारे में बताया था, दूसरे में अपने माता पिता के बारे में बताया था। तो जो तीसरे में है उसमें जो है अपने पिताजी के बारे में वो बता रहा है कि, और ये जब कवि जेल प्रवास के दौरान जब उसे घर की याद सताती है तो वो कविता लिखता है, ये उस समय का वर्णन है। कवि अपने पिता के विषय में बताता है कि आज वो गीता पाठ करके, यानी कि आज गीता पाठ करके, गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक करके उन्होंने जो मुग्दर है हाथ में पकड़कर जिसको वो चलाते हैं, मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे, यानी कि वो अपना जो है व्यायाम करके जब नीचे आए होंगे तो नैन जल से छाए होंगे और उनकी आंखों में क्या है, पानी होगा, यानी कि आंसू होगा। और जो है कवि की नजर में जो है घर तिर रहा है, यानी कि उसकी नजरों में बार बार उसका घर जो है उसकी स्मृति में बार बार आ रहा है। उसके चार भाई चार बहनें, भाई भुजा यानी कि भाई जो है बलिष्ठ हैं और बहनें जो है उनको बांध के रखने वाला प्यार है। जब भी पिताजी पर उनकी नजर पड़ी होगी तो क्या है, उनको एक क्षण के लिए भी जो है बुढ़ापा नहीं आया और पिताजी जो है पांचवे का नाम लेकर, यानी कवि का नाम लेकर वो रो पड़े होंगे। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि अपने पिता के विषय में बताता है कि आज वे गीता पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर मुग्दर को जब दोनों हाथों से हिलाकर वह उनकी मूठों को मिलाकर जब वे नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में भी पानी आ गया होगा, यानी कि उनकी आंखें आंसुओं से नम हो गई होंगी। कवि को याद करके उनकी आंखें नम हो गई होंगी। कवि को घर की याद सताती है। घर में उसके चार भाई व चार बहनें जो कि सुरक्षा व प्यार में बंधे हुए हैं। यह है ना कि भाई चार चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, यानी कि जो चार बहनें जो सुरक्षा व प्यार में बंधे हुए हैं, उन्हें खेलते देखकर पिताजी को पांचवे की याद आई होगी और वे जिन्हें कभी बुढ़ापा नहीं व्यापा था कवि का नाम लेकर रो पड़े होंगे। कविता का चौथा पैराग्राफ, फोर्थ स्ट्रेंजर, ये है कि पांचवा मैं हूं अभागा जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। इसमें कवि ने जो है उस समय का वर्णन किया जब वह उनके साथ नहीं, अपने परिवार के साथ, और वो बता रहा है कि उसके पिताजी उसके बारे में क्या सोचते होंगे घर में। कवि कहता है कि वह उनका भाग्यहीन पांचवा पुत्र है, वह उनके साथ नहीं है, परंतु पिताजी को वह सबसे प्यारा है, यानी कि अपने पिता की सबसे लाडली संतान है। जब भी कभी कवि के बारे में घर में चर्चा चलती है तो वे भाव विभोर हो जाते हैं, यानी कि वे कवि से बहुत अधिक स्नेह करते हैं। आज उन्हें अपने सोने जैसे तुच्छ बेटे जो है तुच्छ लगे होंगे। आज क्या है, जब घर में उनका पांचवा पुत्र यानी कि जो कवि है वो नहीं है तो उन्हें बाकी अपने चारों पुत्र जो है सोने के समान लगने वाले बेटे आज वो तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में बैठा है। अब है फिफ्थ पैराग्राफ, और मां ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, लीक मतलब परंपरा, पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब वह जेल में था और
उसकी माँ जो है उसके पिताजी को समझा रही है कि माँ ने पिताजी को समझाया होगा, ऐसा करते समय उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। यानी कि जब उसकी माँ ने उसके पिताजी को समझाया होगा तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ होगा। वह कहते हैं कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है। उसकी माँ उसके पिताजी को समझाते हुए कह रही है कि भवानी जो है, कवि का नाम जो है भवानी है, भवानी जो है जेल में बहुत अच्छा है। तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, तुम उसके लिए आंसू मत बहाओ। वह आपके दिखाए मार्ग पर चला है। यानी कि आपने जो मार्ग उसे दिखाया था कि हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलना है, ईमानदारी के मार्ग पर चलना है, स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के लिए लड़ना है, इसे अपना उद्देश्य है वो बनाकर गया है। यानी कि जो मार्ग तुमने उसे दिखाया था उसे इसने अपना उद्देश्य बनाया है और वो गया है। यह तुम्हारी ही परंपरा है। यानी कि तुम जिस परंपरा पर चले हो, तुम जिस लीग पर चले हो, वो भी उसी लीग पर, उसी परंपरा पर चल रहा है। यदि वह आगे बढ़कर वापस आता है, यानी कि कवि जो है अगर वो आगे बढ़कर के वापस लौट आता है, यानी कि मात खाकर लौट आता है या पीछे मुड़कर वापस लौट आता है घबराकर, तो वह मेरे मातृत्व के लिए लज्जा की बात होगी। यानी कि कवि की जो माँ है वो कह रही कि अगर वह अपने कदम पीछे हटा लेता है, देश के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभाता है, तो मेरी कोख को वो लजाता है, मेरी कोख के लिए लज्जा की बात होगी। अतः तुम्हें अधिक कमजोर होने की जरूरत नहीं है। यदि तुम रोओगे तो और भी बच्चे रोने लगेंगे। तो कवि की माँ जो है इसमें उसके पिताजी को समझाते हुए कह रही कि तुम्हारी ही परंपरा है जिसे वो निभाता हुआ अपने उद्देश्य को लेकर के आगे गया है। अगर वह अपने पैर पीछे खींच लेता है अपने उद्देश्य से, तो मेरी कोख को भी वो लजाता है। इसलिए तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम अगर रोओगे, यानी कि तुम अगर कमजोर पड़ जाओगे, तो तुम्हारे और बच्चे भी रोने लगेंगे। 6th पैराग्राफ है इसका। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, मैं कहाँ रोता हूँ, मैं रोता कहाँ हूँ, मैं धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह सब बड़ा बस है, इसी बस से सब वीरस है। तो इसमें कवि उस समय की बातें कर रहा है कि जब उसकी माँ ने उसके पिताजी को समझाया होगा तो पिताजी ने क्या कहा होगा। तो माँ की बातें सुनकर पिता ने कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा हूं और न ही मैं धैर्य खो रहा हूं। यह बात कहते हुए उन्होंने सारी पीड़ा मन में समेटी होगी। यानी कि इतना बोलते हुए उनका मन भर आया होगा, वो अपने पुत्र से वियोग में पीड़ित होंगे, लेकिन उन्होंने जो है उसके पिताजी ने, कवि के पिताजी ने अपनी पीड़ा को मन के भीतर ही समेट कर रखा होगा। कवि सावन को संबोधित करते हुए क्या कह रहा है कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत ही पवित्र हो, तुम चाहे बरसते रहो परंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसें। वो सावन को क्या कह रहा है कि तुम पुण्य हो, तुम सजीले हो, तुम हरियाले हो, तुम तो बरसो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से कभी भी आंसू न बरसें। वे अपने पांचवें बेटे को याद करके दुखी ना हो। उनसे कहना कि वह मजे में है। यानी कि वो सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे माता पिता तक यह संदेश पहुंचाना कि वह मजे में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूं। यानी कि वो इस समय घर पर नहीं है, केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूं। वह घर के वियोग को तुच्छ मान रहा है। कवि जो है इस समय जब वो अपने घर से अलग है, घर के वियोग को वो बिल्कुल मामूली सी बात मान रहा है। तुच्छ मतलब बिल्कुल ही मामूली बात मान रहा है, परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है। कवि भी क्या है, इस वियोग से दुखी है, अपने परिवार से अलग होकर दुखी है, पर मैं घर से अलगाव का नरक भोग रहा हूं। यानी कि यही सबसे बड़ा वीरस है कि मैं घर से जो है अलग होने का नरक जो है यहाँ पर भोग रहा हूं। चाहे उसे वहां पर सभी सुविधाएं मिले, लेकिन वह अपने घर पर अपनों के साथ नहीं है। यही उसके लिए बहुत बड़ा नरक है। कविता का 7वां पैराग्राफ है।
उन्हें देते धीर रहना, काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और कहना मस्त हूं मैं, काटने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 सेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूं खेलता हूं, यो न कहना अस्त हूं मैं। इस समय कवि जो है सावन से विनय करते हुए कह रहा है कि तुम मेरे परिवार को सांत्वना देना। किस प्रकार से सांत्वना देना वो ये बता रहा है कि सावन से कहता है कि तुम मेरे माता पिता को मेरे कष्टों के बारे में मत बताना, तुम उन्हें धैर्य देते हुए यह कहना कि वह जेल में भी पढ़ रहा है और साहित्य लिख रहा है, वह यहाँ काम कर रहा है, देश और परिवार का नाम रोशन कर रहा है, उसे अनेक लोग चाहते हैं, उनसे कहना कि शोक ना करे, यानी कि उसे लेकर के दुखी ना हो, उनसे कहना मैं यहाँ सुखी हूँ और सूत काटने में व्यस्त हूँ। सूत काटने मतलब चरखा चलाते हैं, जैसे सूत काटते हैं गांधी जी जो किया करते थे। मेरा वजन 70 सेर है, 70 सेर मतलब 70 किलो है, और मैं ढेर सारा यहाँ पर भोजन करता हूँ, साथ ही खेलता कूदता भी हूँ। खेलता कूद से मतलब व्यायाम वगैरह करता हूँ। मैं यहाँ मस्त रहता हूँ, परंतु उन्हें यह न कहना कि मैं डूबते सूर्य सा निस्तेज हो गया हूँ। यानी कि सावन से कवि अनुरोध करते हुए कह रहा है कि तुम उन्हें सिर्फ मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बताना, उन्हें मेरी कि मैं चुपचाप से रहने लगा हूं या मैं ढल गया हूं इस तरह से कुछ मत कहना कि मैं डूबते हुए सूर्य के समान निस्तेज यानी कि ढल गया हूं, ऐसा कुछ मत कहना कि जिससे वो दुखी हो जाए। उन्हें मेरी सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बताना कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूं, कसरत व्यायाम सब कुछ करता हूं, साहित्य लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं और लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर अब है 8वां पैराग्राफ और आखिरी। हाय रे ऐसा ना कहना कि जो वैसा ना कहना, कह न देना जागता हूं, कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना, हे सजीले सावन मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 वे को वे न तरसे। यहाँ पर जो है कवि सावन से अनुनय विनय करते हुए क्या कह रहा है कि हाय रे ऐसा ना कहना, मतलब उसे सावधान करते हुए कह रहा है कि मेरे परिजनों को मेरी सच्चाई मत बताना, यानी कि मैं यहाँ पर जेल में उनसे अलग होकर दुखी हूं, यह सच्चाई जो है मेरे परिवार वालों को ना बताई जाए। उन्हें यह न बताना कि मैं देर रात तक जागता हूं, मैं चुपचाप रहता हूं, यानी कि मैं किसी से भी बात नहीं करता हूं। यह भी न बताना कि चिंता में डूबकर मैं स्वयं को भूल जाता हूं, यानी कि हमेशा ही मैं चिंतित रहता हूं। तुम उन्हें सारी बातें सावधानी से बताना कि जो मेरी अच्छी अच्छी बातें हैं वो तुम उन्हें सावधानी पूर्वक बताना कि उन्हें तुम्हारी बातों को लेकर कोई शक ना होने देना कि मैं यहाँ दुखी हूं, कि तुम इस तरह से बताओ और उन्हें लगे कि नहीं उनका पुत्र तो यहाँ पर दुखी है। हे सजीले सावन तुम मेरे इस पुण्य कार्य में लीन हो, यानी कि तुम मेरे इस अच्छे कार्य में तुम मेरे संगी साथी हो। तुम स्वयं बरस कर धरती को प्रसन्न करो, यानी तुम तो बरसो और धरती को प्रसन्न करो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों में से आंसू ना बहने देना। लेकिन ऐसा मत करना कि मेरे माता पिता की आंखों से एक भी आंसू बहे, उन्हें मेरी याद न आने देना, यानी कि इस तरह से बरसना कि सावन में वे मुझे याद करके ना रोएं। अर्थात कवि ने अपनी व्यथा को अपने तक ही सीमित रखना चाहा है। कवि जो है अपनी व्यथा को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। तो ये कविता थी घर की याद, जिसमें कवि ने जो है देश की खातिर जेल गया और वहां पर जो है अपने परिवार से अलग रहकर उसे जो है अपने परिवार की जो पीड़ा है, दुख है, अलग रहने का दुख है जो उसे सताता रहता है, तो वह जो कविता है वो जेल में लिखता है, जिसमें वह अपने घर और परिवार के बारे में लिखता है। उसे जो है उसकी सावन के आते ही जो उसके घर की स्मृति है उसकी पलकों पर आ जाती है, उसकी आंखों में आ जाती है। तो उसने जो इस कविता के माध्यम से जो है अपना दुख व्यक्त किया है, परिवार से अलग होने का दुख व्यक्त किया है, और अपने परिवार के लिए जो उसने संदेश भेजा है वो इस कविता में बताया गया है। धन्यवाद।